Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of principle of acceleration. Acceleration principle या इसे हम theory of accelerator भी बोल सकते हैं. Acceleration principle मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Acceleration से ही इसमें accelerator वर्ड बना है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेटर का मतलब किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना होता है. जैसे कार्स में एक्सेलरेटर होता है, उस एक्सेलरेटर का काम होता है कार की स्पीड को एनहांस करना, कार की स्पीड को बढ़ाना. ऐसे ही इकोनॉमिक्स में एक्सेलरेटर का काम होता है इकोनॉमी की स्पीड को बढ़ाना, इकोनॉमी में चल रहे इनकम जनरेशन प्रोसेस को तेज़ करना, इकोनॉमी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को और तेज़ करना, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाना. तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेटर क्या होता है और वो कैसे इकोनॉमी की स्पीड को बढ़ाता है, इकोनॉमी में इनकम जनरेशन को कैसे एनहांस करता है ताकि इनकम तेज़ी से बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और देश में तेज़ी से डेवलपमेंट हो. एक्सेलरेटर से ही ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो बनाया गया है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम इनकम जनरेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमी में इनकम जनरेशन शुरू कैसे होता है. मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने पर इनकम इंक्रीज़ होती है. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है तो इनकम कई गुना बढ़ती है. यहाँ पर मल्टीप्लायर का वर्क शुरू हो जाता है. जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं. जो इनकम इंक्रीज़ हुई है लोग उससे डिमांड करेंगे, उसे कंजम्पशन में खर्च करने की कोशिश करते हैं. तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा इट मीन्स इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, इकॉनमी में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई उतनी नहीं है तो उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स को और कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बिज़नेस में और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे उनका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा. तो यहाँ हमने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से. इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो उससे इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से हमें और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जब इनकम बढ़ती है तो वहाँ पर मल्टीप्लायर वर्क करता है और इस इनकम के बढ़ने की वजह से जब हमें और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना पड़ता है तो यहाँ पर एक्सेलरेटर वर्क करता है. ये इनकम प्रोसेस को और तेज़ कर देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से जब इनकम बढ़ी तो लोग उस इनकम को खर्च करना चाहेंगे, और जब वो खर्च करने के लिए अगर मार्केट में गुड्स अवेलेबल नहीं हुई तो प्रोड्यूसर्स और गुड्स बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपने इंडस्ट्रीज़ में और इन्वेस्ट करेंगे. कंट्री में इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज़ होगा, इनकम और बढ़ जाएगी, फिर कंजम्पशन फिर से बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा. यानी कि मल्टीप्लायर ने काम करना तो शुरू कर दिया था यहाँ पर, लेकिन एक्सेलरेटर जो है वो उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है. एक्सेलरेटर इस मल्टीप्लायर के वर्क की स्पीड को जो है वो बढ़ा देता है, जिससे इनकम और तेज़ी से बढ़ती है. अगर यहाँ पर ये प्रोसेस यहीं रुक जाता है तो इनकम उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और एक्सेलरेटर की वर्किंग आती है तो ये इनकम प्रोसेस और तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगा और देश में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा. इसीलिए कहा जाता है कि इकॉनमी के लिए कंजम्पशन बहुत ज़रूरी होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आज हम ये एक्सेलरेटर की थ्योरी पढ़ेंगे. तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल यही बताता है कि नेट इन्वेस्टमेंट आउटपुट में होने वाले चेंज पर डिपेंड करता है. यानी कि आउटपुट में हमें जितना चेंज करना है, इट मीन्स आउटपुट जितना बढ़ाना है, आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें जितना और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उससे हमें पता चलता है कि एक्सेलरेटर की वैल्यू क्या है. उसे हम एक रेशो से भी दिखा सकते हैं. एक्सेलरेटर का मतलब है कि आउटपुट में होने वाले चेंज को जब हम आउटपुट में होने वाले चेंज से जब हम कैपिटल में होने वाले चेंज को डिवाइड करते हैं, इनके रेशो को हम एक्सेलरेटर कहते हैं. यहाँ पर मैंने शो किया है
चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन इनकम, या इनकम या हम इसे आउटपुट भी बोल सकते हैं, कि इतना आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल के स्टॉक में इतना चेंज करना पड़ेगा, उसके रेशो को हम एक्सेलरेटर कहेंगे। सपोज अगर हमें 300 रुपये का आउटपुट बनाना है और उसके लिए हमें अपने कैपिटल स्टॉक में 600 रुपये इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, तो इट मीन्स हमारे एक्सेलरेटर की वैल्यू होगी 2। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो भी कह सकते हैं। यानी कि 1 रुपये का आउटपुट तैयार करने के लिए पहले हमें अपने पास से 2 रुपये की कैपिटल लगानी होगी। चेंज इन कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन सबसे पहले प्रोफेसर एफ्टालियन, बेकेरडाइक और प्रोफेसर क्लार्क ने दिया था, लेकिन उन्होंने इसकी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दी थी। इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कंसिडर तब किया गया था जब इसे प्रोफेसर हैरेड की थ्योरी और प्रोफेसर हिग्स की ट्रेड साइकिल की थ्योरी में इसे यूज़ किया गया। उसके बाद से इस प्रिंसिपल को कंसिडर किया जाने लगा। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इनकम बढ़ाने के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा इनकम के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि इस आउटपुट में चेंज करने के लिए, यानी कि इनकम को बढ़ाने के लिए हमें इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट हम इनकम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये इनकम से इंड्यूस होके किया जा रहा है, इसलिए इसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। अगला पार्ट है इसमें अजम्पशंस। इस थ्योरी में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अजम्पशंस पर ही ये पूरी थ्योरी बेस्ड है। तो पहली अजम्पशन है नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। इसमें यह अज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोसेस शुरू होगा इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, जब इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने पर जब लोग कंज्यूम करना चाहेंगे, ठीक है, तो जब वो कंजम्पशन करना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट इस तब बढ़ेगी अगर मार्केट में कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल नहीं है। यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बनाने की, तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं और ये 1000 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब मल्टीप्लायर का वर्क शुरू हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है, तो लोग कंजम्पशन और करना चाहेंगे, लोग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे। सपोज अब मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड 2000 की हो गई है, 2000 यूनिट्स की डिमांड है। तो अगर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा और 1000 यूनिट्स की डिमांड आई है, इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उन इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्रीज़ में और इन्वेस्टमेंट करना होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, यानी कि यहाँ पर ये जो 1000 यूनिट्स और हैं, ये बेचकर और पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले अपनी फैक्ट्री में और इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसे और मशीनरी लगानी होगी, उसे और कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ करना होगा। तो वहाँ पर एक्सेलरेटर वर्क करेगा। सेकंड है, इसमें एक्सेलरेटर को फिक्स्ड अज्यूम किया गया है, यानी कि एक्सेलरेटर की जो वैल्यू है, एक्सेलरेटर या हम इसे कैपिटल आउटपुट रेशो भी कह सकते हैं, कि कैपिटल आउटपुट रेशो की वैल्यू को यहाँ पर फिक्स्ड अज्यूम किया गया है टेक्निकल रीजंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया गया है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, इट मीन्स कैपिटल आउटपुट रेशो भी कांस्टेंट है। थर्ड है परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि परमानेंट इंक्रीज़ का यहाँ पर क्यों अज्यूम किया गया है कि डिमांड में होने वाली इंक्रीज़ परमानेंट है, ऐसा हम अज्यूम क्यों करेंगे। जैसे कि मैंने बात की कि सपोज़ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ अपनी ऑलरेडी जो है वो अपनी कैपेसिटी पर पूरा काम कर रही हैं, उनकी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स की है और वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है
1000 से 2000 यूनिट्स की हो जाती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इस मार्केट की इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो और कैपिटल तब इंट्रोड्यूस करेगा या और मशीनरी तब लगाएगा अगर उसे ऐसा महसूस होगा कि ये जो इंक्रीज़ हुई है डिमांड में ये हमेशा रहने वाली है। अगर उसे लगे कि ये जो इंक्रीज़ हुई है ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के लिए है, उसके बाद डिमांड वापस से गिर के 1000 यूनिट्स पर ही आने वाली है, तो वो 2 या 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा मशीनरी नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि वो 2 या 3 महीने के लिए सिर्फ फ़ायदा कमाएगा, फिर बाकी वो मशीनरी ब्लॉक पड़ी रहेगी, उसकी वेस्ट पड़ी रहेगी, उसका यूज़ नहीं होगा। तो वो न्यू मशीनरीज तब लगाएगा या और इन्वेस्टमेंट तब इंक्रीज़ करेगा अगर उसे ऐसा लगेगा कि ये डिमांड में जो इंक्रीज़ हुई है ये हमेशा रहने वाली है, ये लॉन्ग रन तक जाने वाली है, ताकि उसको लगे कि जो मशीनरी वो लगाने वाला है, नई मशीनरी, वो उसकी लॉन्ग रन तक यूज़ होगी और वो लॉन्ग रन तक उससे फ़ायदा कमा सकता है। नेक्स्ट है फर्म विल इंक्रीज़ कैपेसिटी, यानी कि फर्म कैपेसिटी बढ़ाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक्सेलरेटर का वर्क तभी शुरू होगा, एक्सेलरेटर यहाँ पर जो है वो वर्किंग में तब आएगा अगर इंडस्ट्रियलिस्ट वाकई में नई मशीनरी लगा दे। इस 1000 यूनिट्स से 2000 यूनिट्स बनाने के लिए नई मशीनरी अगर वो लगा देता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इस इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि ये जो इनकम इंक्रीज़ हुई है उससे कंजम्पशन बढ़ा है और इस कंजम्पशन को फुलफ़िल करने के लिए उसने ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा तभी एक्सेलरेटर वर्क करेगा। तो इसमें हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि एक्सेलरेटर की वर्किंग तभी पॉसिबल होगी अगर फर्म कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है। अगर फर्म ने कैपेसिटी बढ़ाई ही नहीं, उसने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, तो एक्सेलरेटर की वर्किंग वहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट अजम्पशन है इसमें, कैपिटल इक्विपमेंट इज़ इनडिविजिबल। हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल इक्विपमेंट जो है वो इनडिविजिबल है। कैपिटल इक्विपमेंट्स मीन्स हम मशीनरी को ले सकते हैं कि मशीनरी जो है वो इनडिविजिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, मतलब मार्केट में जो कंजम्पशन बढ़ा है या जो डिमांड इंक्रीज़ हुई है उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो कैपिटल इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को वो इनडिविजिबल है, यानी कि उसे टुकड़ों में नहीं लगाया जा सकता। मीन्स अगर उसे एक मशीनरी, उसे लग रहा है कि अब डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गई है और उस डिमांड के लिए हमें मशीनरी और लगानी पड़ेगी और वो मशीनरी 5 साल तक उसकी लाइफ पीरियड है, मतलब वो मशीन 5 साल तक काम करके हमें दे सकती है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मशीन का एक पार्ट हम अब लगा लें क्योंकि फंड्स कम है और अगला पार्ट हम नेक्स्ट ईयर लगा लें। अगर उसे वो फ़ायदा कमाना है तो उसे वो कैपिटल पूरी की पूरी, यानी कि वो कंप्लीट मशीनरी पहले ही ईयर में लगानी होगी। वो मशीनरी को पार्ट्स में डिवाइड करके इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज सरप्लस कैपेसिटी इन प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री। अब हम यहाँ पर बार बार ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट नई मशीनरी लगा देगा, लेकिन वो मशीनरी तभी लगेगी अगर प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में कैपेसिटी होगी। प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है जो प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, जैसे कि मशीनरी। मीन्स अगर इंडस्ट्रियलिस्ट मशीनरी लगाना चाहता है तो वो मशीनरी लगाने में सक्सेसफुल तभी होगा, वो इन्वेस्टमेंट करने में सक्सेसफुल तभी होगा अगर उसे मशीनरी पीछे से मिलेगी, अगर प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री उसको सप्लाई करने में जो है वो उसे सप्लाई कर पा रही है। अगर प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री के पास मशीनें ही नहीं हैं, वो उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो मशीनरी सप्लाई नहीं कर पाएगी और फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट तभी इंक्रीज़ होगा अगर प्रोडक्शन गुड्स बनाने वाली, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ के पास कैपेसिटी होगी, उनके पास मशीनरी अवेलेबल होगी।
वो मशीनरी सप्लाई करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री में मशीनरी लगाएगा और इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इट मीन्स एक्सेलरेटर की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि इंडस्ट्रियलिस्ट मशीनरी लगा देगा, लेकिन मशीनरी लगाने के लिए फंड्स उसके पास कहाँ से आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास अपने पास ऑनर फंड्स अवेलेबल नहीं है, मींस अगर उसके पास फैक्ट्री में अपने अकाउंट्स में फंड्स अवेलेबल नहीं हैं, तो क्रेडिट अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसके पास ऑनर फंड्स नहीं है तो वो उधार लेकर पैसा लगा सकता है मशीनरी में और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं हुआ तो उसके लिए लोन लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और एक्सेलरेटर वर्क नहीं करेगा। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट के होने के लिए ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर को यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को क्रेडिट अवेलेबल हो जाए। क्रेडिट मिल जाएगा तो वो मशीनरी लगाने में सक्सेसफुल हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो ये थे इसके अजम्पशंस। नेक्स्ट आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसका फॉर्मूला से और एक टेबल से। तो एक्सेलरेटर को हम W से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमने पहले डेफिनेशन में भी देखा है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, रेशो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन इनकम, या इसे चेंज इन आउटपुट भी बोला जाता है कि आउटपुट में चेंज करने के लिए हमें कैपिटल स्टॉक में जितना चेंज करना पड़ेगा उसके रेशो को हम एक्सेलरेटर कहते हैं। चेंज इन कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट से भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह अब यहाँ पर हमने आई यानी कि इन्वेस्टमेंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। और डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, वाई टी माइनस वन। इट मीन्स टी करंट ईयर है और टी माइनस वन प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर के आउटपुट में से अगर हम प्रीवियस ईयर का आउटपुट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास चेंज इन आउटपुट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम करते हैं इसका टेबल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल में हम यहाँ पर एक्सेलरेटर की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और एक डेप्रीसिएशन हम अज्यूम कर लेंगे। इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ ले लिए हैं ऑलरेडी और इसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट करके दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो हम नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल सकते हैं और उससे कैसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालेंगे। तो इस टेबल में मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम है टाइम पीरियड का, आप इसे राउंड्स भी लिख सकते हैं, ईयर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है आउटपुट का, आउटपुट को हम वाई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है कैपिटल का और नेक्स्ट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के बाद मैंने लिया रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारी कैपिटल की वैल्यू जितनी डेप्रीशिएट हो गई है उसको वापस से कवर करने के लिए हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है, करंट ईयर की कैपिटल में से लास्ट ईयर की कैपिटल जो है वो अगर हम माइनस कर देंगे तो उससे हमारा नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा भी है कैपिटल ऑफ टी पीरियड माइनस कैपिटल ऑफ टी माइनस वन पीरियड, यानी कि टी मीन्स करंट ईयर और टी माइनस वन प्रीवियस ईयर। करंट ईयर के कैपिटल स्टॉक में से प्रीवियस ईयर का कैपिटल स्टॉक अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो उससे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सेलरेटर की वैल्यू 3 अज्यूम की है, जिससे हम यहाँ पर कैपिटल हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल होगा 3 इंटू वाई। 3 इंटू वाई का मतलब है कि जितना हमें आउटपुट बनाना है उसका 3 गुना हमें कैपिटल चाहिए। एक्सेलरेटर का मतलब यही होता है, बिकॉज एक्सेलरेटर जो है हमें बताता है कैपिटल अपॉन इनकम। जैसे हम लिखते हैं एक्सेलरेटर को हम W से लिखेंगे। सो एक्सेलरेटर इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन इनकम या चेंज इन आउटपुट। तो कैपिटल में जो चेंज आना है वो कैसे हम निकालेंगे, अगर हम आउटपुट के चेंज को एक्सेलरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी कैपिटल लगानी है। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, कैपिटल स्टॉक के लिए
मैंने आउटपुट को 3 से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज यहाँ पर हमने एक्सेलरेटर की वैल्यू 3 ली है। इट मीन्स अगर हमें 100 रुपीज़ का आउटपुट बनाना है तो हमें 3 टाइम्स यानी कि 300 रुपीज़ की कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज एक्सेलरेटर 3 टाइम्स है। उसके बाद डेप्रिसिएशन होता है जो हमारे कैपिटल स्टॉक होता है, जब हम उसको पूरा साल यूज़ करते हैं तो ईयर एंड में उस कैपिटल स्टॉक की वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाती है। वो कम होती है उसके यूसेज की वजह से। जब हमने उसको यूज़ किया तो उसमें कुछ वियर एंड टियर हुआ, वो कुछ घिस गई मशीनरी, ख़राब हो गई, उसके कुछ पार्ट्स पुराने हो गए, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन आ जाती है। तो जितनी वैल्यू उसकी डाउन आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जितना डेप्रिसिएशन होगा उतना ही रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आएगा। और नेट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया कि करंट ईयर की कैपिटल में से लास्ट ईयर के कैपिटल माइनस करके हम नेट इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पीरियड से। अगर हमें फर्स्ट टाइम पीरियड में सपोज़ हमें 500 यूनिट्स का आउटपुट चाहिए, ये हम ओपनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक ईयर की शुरुआत में अगर मुझे 500 रुपये का आउटपुट बनाना है तो मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि एक्सेलरेटर 3 है तो इट मीन्स जितना आउटपुट मुझे चाहिए उससे 3 टाइम्स मुझे कैपिटल चाहिए होगी, यानी कि 1500 की कैपिटल्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। अब 1500 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन ये तो अभी हमें कैपिटल स्टॉक रिक्वायर्ड है, ये तो हमने अपना इस ईयर के लिए जो है वो एस्टिमेशन लगाया है। डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट ईयर की कैपिटल पर लगेगा, लेकिन इससे प्रीवियस हमारे पास कोई ईयर नहीं है तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि इससे पहले हमारे पास कैपिटल स्टॉक 1500 का था, तो डेप्रिसिएशन इसका 20% होगा। किसी भी ईयर में डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट ईयर के कैपिटल स्टॉक पे लगेगा, क्योंकि ये पूरा ईयर यूज़ हुआ होगा तभी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे एंड में। तो डेप्रिसिएशन 20% है तो 1500 का 20% सॉल्व करेंगे तो वो 300 आ जाएगा। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितना होगा। डेप्रिसिएशन 300 है तो इट मीन्स हमें रिप्लेस भी कितनी वैल्यू करनी पड़ेगी, 300 की ही, क्योंकि हमारे पास 1500 रुपये का कैपिटल था जिसमें से 300 रुपये की कैपिटल जो है वो डेप्रिशिएट हो गई। इट मीन्स हमारे पास कैपिटल स्टॉक 1200 का रह गया होगा, लेकिन हमें चाहिए इस बार 1500 का कैपिटल स्टॉक। तो मुझे ये डेप्रिसिएशन पहले तो रिप्लेस करनी होगी, तो इस डेप्रिसिएशन को रिप्लेस करने के लिए मुझे 300 का रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की। इस साल के कैपिटल में से पिछली कैपिटल को माइनस कर देंगे। हमें इस साल 1500 की कैपिटल चाहिए, पिछले साल भी 1500 की ही कैपिटल थी, तो 1500 में से 1500 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा। अब हमारे पास रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, नेट इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर हमें आउटपुट पहले से बढ़ाना है, अगर हमें सेकेंड ईयर में 510 यानी कि 510 वैल्यू का आउटपुट चाहिए तो हमें कैपिटल उससे 3 टाइम्स चाहिए होगी। तो 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1530। अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा पिछली कैपिटल पर लगेगा, तो यहाँ जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20% वो 1530 पर नहीं, लास्ट ईयर की कैपिटल पर लगाएंगे। 1500 का 20% आ जाएगा 300। तो जितना डेप्रिसिएशन है उतना हमें रिप्लेस करना है। अब हम निकालेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट के लिए हम करंट ईयर की कैपिटल में से लास्ट ईयर की कैपिटल माइनस कर देंगे। 1530 में से 1500 को माइनस करेंगे, 30 आ जाएगा। अब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड ईयर में हमें आउटपुट चाहिए 525 रुपीज़ का, तो कैपिटल इससे 3 टाइम्स होनी चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1575 की कैपिटल चाहिए। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। पिछले साल हमारे पास इतनी कैपिटल थी जिसमें से 20% जो है वो डेप्रिशिएट हो गया होगा। 306 की वैल्यू डाउन आ गई है। अब 306 की वैल्यू ख़त्म हो गई है तो इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें 306 का
रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डालना होगा। नेट इन्वेस्टमेंट इस बार हमें 1575 की कैपिटल चाहिए, पिछली बार हमारे पास 1530 की कैपिटल थी, तो हमें कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज़ करना है 45 का। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर निकालेंगे, इसका 3 टाइम्स हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन इसका 20% जो है वो निकालेंगे, इसका 20% हो जाएगा 315। अब डेप्रिसिएशन 315 है तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा 315 होगा। नेक्स्ट हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, इसमें से हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। देन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 390 का हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट 5th ईयर में हमें 575 का कैपिटल आउटपुट चाहिए, तो इसका 3 टाइम्स हम कैपिटल जो है वो क्रिएट करेंगे, जो हो जाएगा 1725। अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20%, लेकिन वो डेप्रिसिएशन इसका होगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 330। सिमिलरली जितना डेप्रिसिएशन है उतना ही रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, और नेट इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे, ये 75 आ जाएगा। देन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें कैपिटल चाहिए फिर से, अगली बार हमें आउटपुट फिर से 575 का चाहिए, तो कैपिटल अगेन 3 टाइम्स होगी। अब डेप्रिसिएशन हमारा इस पर लगेगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 345, इसका हम 20% कर देंगे। देन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी इतना ही होगा। नेट इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसमें से करंट ईयर के कैपिटल में से लास्ट ईयर के कैपिटल को हम माइनस कर देंगे, इट विल बी 0। देन हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 345 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें आउटपुट कम करना है, 575 से इस बार हमें 560 का आउटपुट चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल भी पहले से फिर हमें कम ही चाहिए। डेप्रिसिएशन हमारा इस पर लगेगा, देन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी इतना होगा। नेट इन्वेस्टमेंट, अब हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज इस साल हमें 1680 की कैपिटल चाहिए, लास्ट ईयर हमारे पास 1725 की कैपिटल थी, यानी कि ये माइनस में चली जाएगी। और अब हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, तो ये 345 में हम -45 को ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो इस टेबल से अब हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट हमें बढ़ाना है वैसे वैसे कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जिस ईयर हमें आउटपुट नहीं बढ़ाना, हमें आउटपुट कांस्टेंट रखना है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया है, तो इट मीन्स हमारा नेट इन्वेस्टमेंट 0 होगा। और जब हमें आउटपुट रिड्यूस करना है तो हम देख सकते हैं कि हमारा नेट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला गया है, तो इट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट आउटपुट में होने वाले चेंज की रेट पर डिपेंड कर रहा है। ये था एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। नेक्स्ट अब इसका लास्ट पोर्शन है इसके क्रिटिसिज्म। इस थ्योरी में कुछ इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, कहीं कहीं पर ये थ्योरी जो है वो लैक करती है, कुछ क्रिटिक्स ने इसमें कुछ कमियां बताई हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो मीन्स एक्सेलरेटर। यहाँ पर एक्सेलरेटर को फिक्स्ड अज्यूम किया गया है। हमने अजम्पशन में पढ़ा कि कैपिटल आउटपुट रेशो फिक्स्ड है, लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशो को फिक्स्ड इसलिए अज्यूम किया गया है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लिया गया है। लेकिन क्या रियल लाइफ में टेक्नोलॉजी तो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है तो कैपिटल आउटपुट रेशो फिक्स्ड कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये रियल लाइफ से रिलेट नहीं करता है ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसमें इम्प्रैक्टिकल। इस थ्योरी को जो है वो इम्प्रैक्टिकल जो है वो कहा गया है। इसे इम्प्रैक्टिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ये माना गया कि
सरप्लस कैपेसिटी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। जो हमने अजम्पशन में पढ़ा कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ के पास कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है, यानी कि अगर मार्केट में कभी भी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, सपोज़ 1000 यूनिट से बढ़ के 2000 हो जाती है, तो इंडस्ट्रीज़ को अपने पास और मशीनरी लगानी पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिमांड अगर बढ़ी तो वो आसानी से सप्लाई कर दें। जब भी डिमांड बढ़ेगी उन्हें और मशीनरी लगानी पड़ेगी, तभी वो डिमांड फुलफ़िल कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये अज्यूम किया गया कि वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी रख के नहीं चलते अपने पास और वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। कोई भी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे अपने काम नहीं कर रही होती। हर इंडस्ट्री अपने पास कुछ ना कुछ सरप्लस कैपेसिटी रख के चलती है। नेक्स्ट है इनएक्यूरेट थ्योरी। इनएक्यूरेट थ्योरी इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें ये माना गया है कि जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर उतनी ही इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देगा। यानी कि जब मल्टीप्लायर का वर्क शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने से जब भी कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर साथ के साथ इन्वेस्टमेंट कर देगा और उतनी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट कर देगा जितना इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोड्यूसर्स एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। कई बार प्रोड्यूसर को फंड्स अवेलेबल नहीं होते तो वो इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर लिया गया है रॉ मटेरियल से, या ह्यूमन कैपिटल भी हम ले सकते हैं, लेबर को हम कह सकते हैं कि अगर रॉ मटेरियल या लेबर की सप्लाई इनइलास्टिक है, यानी कि पीछे से रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं आ रही है या लेबर हमारे पास स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ मशीनरी लगा के क्या करेंगे? प्रोड्यूसर नेक्स्ट मशीनरी या नई मशीनरी तभी लगाएगा इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अगर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो, क्योंकि सिर्फ मशीनरी से प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा। मशीनरी के साथ साथ उसे और रिसोर्सेज भी चाहिए, उसे रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसे और लेबर भी रिक्वायर्ड होगी, उसे स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर वो स्किल्ड लेबर या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगा और एक्सेलरेटर की वर्किंग नहीं हो पाएगी। और लास्ट पॉइंट है इसमें नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के एक्चुअल बिहेवियर को इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इस पॉइंट को लेकर इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। यहाँ पर ऐसा बोला गया कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम इंक्रीज़ हुई, इनकम इंक्रीज़ होने से कंजम्पशन बढ़ा, यानी कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो गई और प्रोड्यूसर के पास अगर उतना स्टॉक और अवेलेबल नहीं है और वो डिमांड को फुलफ़िल करना चाहता है तो वो और मशीनरी लगाएगा, वो और इन्वेस्टमेंट लगा देगा और उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए वो सडनली उस इन्वेस्टमेंट को कर देगा बिना सोचे समझे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर बहुत ही डेलिबरेटली डिसीजन लेके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई बार उसमें बहुत टाइम गैप भी आ जाता है, तो उसके बारे में इसमें ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इसी के साथ ये थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।